Dear students, I am Israrul Haq, lecturer English, teaching you class 12th English, Chanar 2nd. We are studying the poem After Apple Picking, and now come to page number 80, discussion 3. Discussion 3 we have already completed up to this point. Discussion 3, reference to context. Let us see. These are the verse lines taken from the poem. First one is, I cannot rub the strangeness from my sight I got from looking through a pane of glass. I skimmed this morning from the drinking trough and held against the world of hoary grass. It melted and I let it fall and break. तो ये एप्पल पिकर अपनी एक्सपीरियंस बताता है. आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट. तो उसे याद आता है कि आज सुबह हमारे पोइट ने जो ड्रिंकिंग ट्रफ है, ड्रिंकिंग ट्रफ मतलब है वो कोई टब जिसमें जानवरों को, गाय बैल को पानी दिया जाता है, पानी पिलाया जाता है. तो क्योंकि ये ऑटम सीज़न है और ड्रिंकिंग ट्रफ के ऊपर रात में माइनस टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पे आइस शीट जमा हुआ है, उसका पेन ऑफ ग्लास बन गया है. तो राइटर को याद आता है, मैंने वो उठाया था सुबह मॉर्निंग में, मैंने जब उसमें से देखा तो जो फ्रॉस्टेड ग्रास है दूर दूर तक वो अजीब सी लगती थी. इट मेल्टेड, फिर मेरे हाथों में वो मेल्ट हो गया था. एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक, फिर वो मेरे हाथों से गिर कर टूट गया. तो ये एक अजीब सी सेंसेशन है. यानी जो हमें एक तरफ एप्पल पिकर की मेहनत दिखाती है, दूसरी तरफ उसकी फीलिंग्स को बताती है, और तीसरी साइड हमें उस वक़्त के मौसम का भी अंदाज़ा होता है. सो देन वी हैव क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ दिस रेफरेंस. what the poet see, what did the poet see through the pane of glass? और इसके लिए आपका आंसर है the pane of glass is in fact the ice sheet that the poet has collected from the watering trough. तो ये तो वही आइस शीट है, असल में वो पेन ऑफ ग्लास नहीं है. तो यहाँ पे ये मेटाफर यूज़ किया गया है. लुकिंग थ्रू द आइस शीट the poet finds that everything around has become strange. तो उसे हर चीज़ इसमें से देखते हुए अजीब सी लगती है. द फ्रॉस्टेड ग्रास अपीयर्स टू हैव स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया. तो दूर दूर तक उसे वो फ्रॉस्टेड ग्रास फैला हुआ लगता है. इस आइस शीट में से वो मैग्नीफाई हो जाता है. द एप्पल्स हैव बिकम एनलार्ज्ड, और उसे ध्यान आता है कि जैसे वो एप्पल्स को भी इसमें से देख रहा है और उसके एप्पल बड़े बड़े नज़र आते हैं, मैग्नीफाइड, बड़े साइज़ के नज़र आते हैं. फ्रॉम वेयर हैड ही गॉट दिस पीस ऑफ. अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका रेफरेंस में, फ्रॉम वेयर हैड ही गॉट दिस पीस ऑफ ग्लास. इसे कहाँ से मिला था वो पीस ऑफ ग्लास? जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि वो इसे ड्रिंकिंग ट्रफ यानी वो टब जिसमें से पानी पिलाया जाता है जानवरों को, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है और पुराने ज़माने में वो लकड़ी के होते थे. द पीस ऑफ ग्लास इज़ इन फैक्ट द आइस शीट फॉर्मड ऑन द टॉप ऑफ द वाटरिंग ट्रफ ड्यू टू सेवियर कोल्ड एट नाइट. तो रात के वक्त क्योंकि माइनस टेम्परेचर हो जाता है विंटर में, तो ऑटम सीज़न में, तो दिन में तो अच्छी गर्मी हो जाती है, इस वजह से उस पर वो आइस शीट बन गया था. द पोइट हैज़ टेकन इट फ्रॉम द वाटरिंग ट्रफ. तो उसी में से उसने लिया था वाटरिंग ट्रफ में से इस आइस शीट को. एंड देन वी हैव सी पार्ट, हाउ कुड द ग्लास मेल्ट. ये शीशा कैसे पिघल गया? व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द वेदर कंडीशंस. तो इससे आप उस वक्त के मौसम का क्या अंदाज़ा लगाते हैं? एंड द आंसर फॉर दिस डियर स्टूडेंट्स इज़ द ग्लास वॉज एक्चुअली द आइस शीट. वो तो असल में आइस शीट था. दैट मेल्टेड एज सुन एज द पोइट टुक इट आउट. तो जब पोइट ने वो अपने हाथ में उठाया तो मेल्ट हो गया आउट ऑफ द वाटरिंग ट्रफ. द फॉर्मेशन एंड द मेल्टिंग ऑफ द आइस शीट शोज़ दैट. तो जब वो बनता है रात में तो लगता है रात में ठंडी होती है, नाइट्स कूल्ड हैं, तो लेकिन मॉर्निंग में वो पिघल जाता है जैसे ही ट्रफ से बाहर उस आइस शीट को निकाला जाता है. इट शोज़ दैट द नाइट्स वेयर वेरी कूल. तो उस वक़्त बहुत सर्दी थी. एंड द डेज़ वेयर कंपेरेटिवली वार्म. तो दिन किसी हद तक ज़रा अच्छे थे. देन वी हैव डी पार्ट ऑफ दिस page. Does this have a deeper significance for the poet? क्या ये जो आइस शीट की फॉर्मेशन है या इसमें से जो कुछ वो देखता है, क्या इसकी कोई ख़ास अहमियत है हमारे पोइट के लिए? यस, द फॉर्मेशन एंड मेल्टिंग ऑफ द आइस शीट हैज़ अ डीपर सिग्निफिकेंस फॉर द पोइट. बिल्कुल उसके लिए इसकी ख़ास अहमियत है. एज इट
प्रेडिक्ट्स ऑफ अ लॉन्ग विंटर अहेड, क्योंकि उसे पता लगता है कि सामने एक लंबी सर्दी आने वाली है, लंबा विंटर आने वाला है। द पॉइट हिमसेल्फ स्टार्ट्स फीलिंग ड्राउजी, वो खुद भी लंबी नींद महसूस करता है क्योंकि थका हुआ है काम करके। It also gives a boost to the poet's imagination and he feels strangeness of apples। तो आइस शीट की वजह से उसका माइंड कुछ अजीब सी चीज़ें फील करता है, उसमें से उसे एप्पल्स बड़े बड़े नज़र आते हैं। एंड हॉरी ग्रास, तो फ्रॉस्टेड ग्रास दूर दूर तक नज़र आता है। वाइल सीइंग थ्रू द ग्लास ऑफ आइस, तो जब वो इस शीशे में से यानी आइस के बने हुए शीशे में से देखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, here we come to next section. My in-step second reference contact. My in-step arc not only keeps the ache, it keeps the pressure of a ladder round. I feel the ladder sway as the boughs bend, and I keep hearing from the cellar bin the rumbling sound of load apples coming in, for I have had too much। तो यहाँ पर एक बार फिर हम पोएम से ये लिए गई है रेफरेंस। माइंड स्टेप आर्क नॉट ओनली कीप्स द एक, तो मेरे पाँव का अंदरूनी हिस्सा दर्द करने लगा है क्योंकि इट कीप्स द प्रेशर ऑफ ए लैडर, क्योंकि लैडर पर खड़े होना आसान नहीं है, उस पर बैलेंस भी बनाना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। आई फील द लैडर स्वे एज द बाउज बैंड, जब पॉइंट सेब उतारने लगता है इधर उधर तो उसे जो लैडर है वो इधर उधर झूमने लगती है, तो उसे और तकलीफ़ होती है। एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सिल्लार बिन द रम्बलिंग साउंड ऑफ लोड ऑफ एप्पल्स। तो राइटर सुनता है नीचे जो उसका स्टोर हाउस है, जब उसमें और सेब बढ़ते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरते हैं, तो उसे एक रम्बलिंग साउंड पैदा होता है, तो ग्रोनिंग सी होती है, जो आवाज़ आती है, तो इसका दिल भर जाता है कि मेरी इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है। फॉर आई हैव हैड टू मच, और उसे अंदाज़ा होता है कि मेरी फसल बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस रेफरेंस। व्हाई डज द पॉइंट्स इन स्टेप आर्क एक, तो पॉइंट को क्यों तकलीफ़ होती है, उसके पाँव में क्यों तकलीफ़ होती है। तो इसके लिए हमने आंसर आपके लिए बनाया है। आई हैव प्रिपेयर्ड आंसर फॉर यू। माई इन स्टेप arc, the poet is standing on the rungs of the ladder, तो वो एक्चुअली वो लैडर के डंडों पे खड़ा है। फॉर एप्पल पिकिंग, यही उसका काम है। हिज इन स्टेप आर्क नॉट ओनली बेयर्स हिज ओन वेट, तो उसके पाँव पर उसका अपना भी वज़न पड़ता है, बट ऑल्सो कीप्स हिज बैलेंस इंटैक्ट ऑन द लैडर, तो उसे अपना बैलेंस भी इसकी वजह से बराबर करना पड़ता है, तो काफ़ी प्रेशर होता है। ड्यू टू द प्रेशर द पॉइंट्स इन स्टेप आर्क स्टार्ट्स एकिंग, तो इसी वजह से उसे तकलीफ़ होती है। एकिंग एक एक होता है दर्द। यू कैन से हेड एक, बैक एक, तो यहाँ पे तो इन स्टेप आर्क एकिंग है। एंड देन वी हैव बी पार्ट। व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग, वो क्या कर रहा है पॉइंट। द पॉइंट हैज़ बीन पिकिंग एप्पल्स फ्राम द एप्पल ट्री, तो असल में वो सेब उतार रहा है। देन वी हैव सी पार्ट। व्हाट इज़ द रम्बलिंग साउंड दैट द पॉइंट हियर्स, वो आवाज़ कहाँ से आती है, रम्बलिंग साउंड कहाँ से आती है वो। वी हैव आंसर। द रम्बलिंग साउंड कम्स फ्रॉम द सिलार बिन कास्ट बाय द लोड ऑफ एप्पल्स, तो कंटिन्यू लोडिंग, जब उसमें और एप्पल्स गिरते हैं तो उससे वो आवाज़ आती है। देन वी हैव दी पार्ट। Why does the poet say he has had too much? What is he referring to? कौन सी चीज़ वो कहता है बहुत ज़्यादा हो गई है, किस चीज़ की तरफ इशारा है। एंड वी हैव आंसर। द poet is referring to his apple crop, तो असल में अपने एप्पल क्रॉप की तरफ उसका इशारा है। बहुत अच्छा हार्वेस्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा एप्पल्स हुए हैं इस साल। दिस ईयर द एप्पल ट्रीज आर फुल ऑफ एप्पल्स, बहुत ज़्यादा एप्पल ही एप्पल हैं। देयर इज़ अ रिच हार्वेस्ट बियॉन्ड द पॉइंट्स एक्सपेक्टेशंस, तो जितना शायर ने चाहा नहीं था उससे भी ज़्यादा उसकी फसल हुई है, बहुत ज़्यादा फसल हुई है। सो इट इज़ रेफर टू द एप्पल हार्वेस्ट। तो देन वी हैव ई पार्ट। वाई डज द लैडर स्वे, व्हाट डज इट सिम्बलाइज फॉर द पॉइंट, तो सीढ़ी का जो झूमना है उसका क्या मतलब है, तो राइटर उससे क्या सिम्बलाइज करना चाहते हैं, यानी क्या रिप्रेजेंट करता है सीढ़ी का झूलना। वी हैव आंसर। द पॉइंट हैज़ टक द लैडर अप इनटू द ट्री, उसने इस सीढ़ी को
पेड़ के बीचों बीच ऊपर रखा है। एंड वाइल एप्पल पिकिंग ही इज़ ट्राइंग टू बैलेंस हिमसेल्फ अगेंस्ट द बाउज, तो वो शाखों को पकड़ता है नीचे उसके इसलिए उसकी सीढ़ी इधर उधर इम्बैलेंस होने की वजह से झूलने लगती है। दैट्स वाई द लैडर स्वेज, यही वजह है लैडर के झूलने की। फर्दर द स्विंग ऑफ द लैडर सिम्बलाइजेज हार्डशिप्स, chaos एंड confusions इन लाइफ, तो इसमें यह भी दिखाई देता है कि ज़िंदगी एक एप्पल पिकिंग काम की तरह है, सेब उतारने की जैसी ही है। तो लेकिन उसमें जब मुश्किलात हैं, ऐसा नहीं है कि आप आसानी से सेब उतार सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ख्यास आते हैं, कन्फ्यूजन आते हैं। तो वही इस जो सीढ़ी है उसकी स्विंग करना बिल्कुल यही दिखाई देता है, यही दिखाता है हमें। एंड देन वी हैव एफ पार्ट, एक्सप्लेन द फ्रेज लेदर राउंड। लेदर राउंड का यहाँ क्या मतलब है? द फ्रेज लेडर राउंड मीन्स द रंग्स, उसका मतलब है वो डंडे लैडर के जिन पे खड़ा होता है। द शॉर्ट बार्स ऑफ द लैडर प्लेस्ड हॉरिजेंटली, जो हॉरिजेंटली लगाए गए हैं, ऑन विच वन स्टैंड्स टू वर्क, जिन पे खड़ा होकर काम किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप दिस lecture. Okay, I hope it will help you understanding the poem. Please go through your textbook while keeping this listening to this video clip, seeing to this video clip. Please keep your textbook open before you, it will help you understand things.